हर रोज पनामा कैनाल से बिलियन डॉलर्स का कार्गो गुजरता है। एक ऐसा रास्ता जो दो समुद्रों को सिर्फ पानी से नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ता है। लेकिन आज ये कैनाल एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर आ खड़ा है जहां से पीछे लौटना मुश्किल भी हो सकता है। सोचिए, अगर ये रास्ता रुक गया तो सिर्फ शिप्स नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बिजनेस थम सकता है। एक वक्त था जब इसे इंसानी अकल का करिश्मा कहा गया था, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी और सियासी फायदे इसे आहिस्ता आहिस्ता से एक बुहरान की तरफ धकेल रहे हैं। ये सिर्फ एक कैनाल नहीं बल्कि एक निजाम है जो टूट गया तो असर हर कोने तक पहुंचाएगा। असल मसला क्या है और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी वक्त है इसे बचाने का या हम सब एक नए ग्लोबल क्राइसिस के दरवाजे पर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक इन इन्फोवेब। पनामा कैनाल एक 82 किलोमीटर लंबा मैन मेड कैनाल है जो पनामा के जरिए कैरिबियन सी को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। ये कैनाल इस्थमस ऑफ पनामा के सबसे तंग हिस्से से गुजरता है और अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस के दरमियान समुद्री ट्रेड का एक अहम मरकज है। इसकी वजह से शिप्स को साउथ अमेरिका के लंबे और खतरनाक रास्ते जैसे ड्रेक पैसेज, स्ट्रेट ऑफ मैजेलन और बीगल चैनल से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे सफर का वक्त और फासला दोनों कम हो जाते हैं। पनामा कैनाल एक लॉक्स बेस्ड सिस्टम पर काम करता है जो शिप्स को सी लेवल से ऊंचा उठाने और फिर नीचे उतरने का काम करता है। हर साइड पर मौजूद लॉक्स शिप्स को गेटोन लेक तक उठाते हैं जो एक आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है और 26 मीटर से सी लेवल से ऊंचा है। जब एक शिप अटलांटिक ओशन या कैरिबियन सी से कैनाल में दाखिल होती है तो लॉक सिस्टम यूज करके उसे ग्रेजुअली ऊंचा उठाया जाता है ताकि वो गेटोन लेक तक पहुंच सके। गेटोन लेक क्रॉस करने के बाद दूसरी साइड के लॉक सिस्टम शिप को फिर पैसिफिक ओशन के सी लेवल तक नीचे उतार देते हैं। हर एक शिप के गुजरने के लिए तकरीबन 200 मिलियन लीटर्स या 52 मिलियन यूएस गैलन्स फ्रेश वाटर इस्तेमाल होता है। ये फ्रेश वाटर गेटोन लेक और चाग्रेस रिवर से आता है, लेकिन ड्राफ्ट या पानी की कमी के दौरान कैनाल को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इस कैनाल का तस्वुर पहली मर्तबा 16वीं सदी में आया जब स्पेनिश कॉलोनाइजर्स ने सोचा कि अगर अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ने का कोई रास्ता मिल जाए तो ट्रेड और नेवल सुपीरियरिटी हासिल की जा सकती है। लेकिन उस वक्त की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के मसाइल की वजह से ये मुमकिन न हो सका। लेकिन पनामा कैनाल पर काम सबसे पहले फ्रांस ने 1881 में शुरू किया। ये प्रोजेक्ट फर्डिनेंड दी लेसेप्स ने लीड किया जो सुइस कैनाल का भी डेवलपर था। लेकिन पनामा कैनाल की कंस्ट्रक्शन सुइस कैनाल के मुकाबले में बहुत मुश्किल साबित हुई। गर्मी, मलेरिया, येलो फीवर, लैंडस्लाइड्स और टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से 20,000 से ज्यादा मजदूर अपनी जान गंवा बैठे और फिर मजबूरन प्रोजेक्ट 1889 में बंद कर दिया गया। फ्रांस के प्रोजेक्ट के फेल होने के बाद अमेरिका ने 1904 में पनामा कैनाल का काम अपनी जिम्मे ले लिया। यूएस आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ने कैनाल को नया डिजाइन दिया। इसके अलावा अमेरिकन ने डिजीज पर कंट्रोल करके मलेरिया और येलो फीवर जैसे मर्ज को काफी हद तक खत्म कर दिया। आखिरकार 15 अगस्त 1914 को पनामा कैनाल मुकम्मल हुआ और पहली दफा एक कमर्शियल शिप को यहाँ से गुजारा गया। अमेरिका ने 1977 तक इस कैनाल का कंट्रोल रखा, लेकिन टॉरेजस कार्टर ट्रीटीज के तहत फैसला हुआ कि कैनाल ग्रेजुअली पनामा को ट्रांसफर किया जाएगा। 31 दिसंबर 1999 को ऑफिशियली ये कैनाल पनामा के कंट्रोल में आ गया और तब से पनामा कैनाल अथॉरिटी इसको मैनेज कर रही है। जब कैनाल बना था तो उसका लॉक सिस्टम 33.5 मीटर्स वाइड था, लेकिन ग्लोबल ट्रेड बढ़ने के साथ साथ नए और बड़े शिप्स बनना शुरू हो गए जो पहले लॉक सिस्टम में फिट नहीं होते थे। इस मसले को हल करने के लिए सितंबर 2007 से मई 2016 तक एक नया और बड़ा लॉक सिस्टम बनाया गया जो 26 जून 2016 को कमर्शियल ऑपरेशन में आया। इस एक्सपेंशन का फायदा ये हुआ कि न्यू पैनामेक्स शिप्स जो पहले कैनाल से नहीं गुजर सकती थी अब आसानी से गुजर सकती हैं। देखा जाए तो 1914 में जब कैनाल ओपन हुआ तब सिर्फ 1000 शिप्स यहाँ से गुजरती थी, लेकिन 2008 तक ये ट्रैफिक बढ़कर 14,700 शिप्स तक पहुँच गया। 2012 तक 8,15,000 से ज्यादा शिप्स इस कैनाल से गुजर चुकी थी। आज यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, चिली, जापान और साउथ कोरिया इस कैनाल के सबसे बड़े इस्तेमाल करने वाले मुल्क हैं। पनामा कैनाल सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का एक बुनियादी हिस्सा बन चुका है। ये दुनिया के सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स में से एक है जहां से हर साल बिलियन डॉलर्स का कार्गो गुजरता है।
1914 में जब पनामा कैनाल को ऑफिशियली खोला तो ये सिर्फ एक नया वाटरवे नहीं था, ये इंसानी इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल करिश्मा था जिसने पूरी दुनिया के ट्रेड का नक्शा ही बदल दिया। समुद्री सफर जो पहले हफ्तों में तय होता था अब कुछ दिनों में मुकम्मल होने लगा। इस कैनाल का एडवांस लॉक सिस्टम और वक्त के साथ होने वाले एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स ने इसे हर नए चैलेंज के लिए तैयार रखा। लेकिन इस कैनाल की असल ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं छुपी थी, बल्कि एक और अहम और नजरअंदाज किए जाने वाली चीजों में थी, और वो था पानी। ये कैनाल फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी इस्तेमाल करता है। हर एक शिप को गुजरते वक्त लाखों गैलन पानी दरकार होता है, और अगर ये पानी किसी वजह से कम पड़ जाए तो इसका असर सिर्फ पनामा कैनाल तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया का ट्रेड और इकोनॉमी को मुश्किल में डाल देता है। और आज वही खौफनाक सूरत हाल सामने आ गई है। पनामा कैनाल एक सीरियस ड्राफ्ट यानी शदीद कहत का सामना कर रहा है। पानी की कमी ने ऑपरेशंस को ठहराव में डाल दिया है, और ये मसला सिर्फ एक जियोग्राफिकल इशू नहीं बल्कि एक ग्लोबल वार्निंग बन चुका है। बारिशों की कमी ने 2023 में ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जो 1965 के बाद कभी नहीं देखी गई। इस कमी का सबसे बड़ा असर गैटन लेक पर पड़ा, जहां से पनामा कैनाल को चलने के लिए फ्रेश वाटर मिलता है। लेक की सतह इतनी नीचे गिर गई कि कैनाल के ऑपरेशंस को सीधा नुकसान पहुंचने लगा। शिप्स के गुजरने का रूटीन मुतासिर हो गया और ग्लोबल ट्रेड एक नई रुकावट का शिकार बन गया। सबसे बड़ा मसला ये था कि शिप्स अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर नहीं चल सकती थी। हर शिप को अपना वेट कम रखना पड़ता था, जो इनकी इफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को मुतासिर कर रहा था। ये ड्राफ्ट सिर्फ ट्रेड तक महदूद नहीं रहा, बल्कि लोकल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और हत्ता के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम का निज़ाम भी शिद्दत से मुतासिर हो रहा है। गैटन लेक जो पनामा कैनाल की पानी की ज़रूरत पूरी करती है, वही पनामा की आधी से ज़्यादा आबादी को पीने का पानी भी फराहम करती है। हर एक शिप जो कैनाल से गुजरता है उतनी ही मिकदार में पानी कंज्यूम करता है जितना 5 लाख लोग एक दिन में इस्तेमाल करते हैं। पनामा कैनाल का एक खास निज़ाम है जिसमें हर शिप को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, मगर जब रिस्ट्रिक्शंस लग जाएं तो ये इंतजार मजीद बढ़ जाता है। 2023 के आखिर तक पनामा कैनाल पर रोजाना सिर्फ 24 शिप्स को गुजरने की इजाजत थी, जिससे सिचुएशन और सीरियस हो गई। अटलांटिक और पैसिफिक दोनों एंट्रेंस पर लंबी लाइनों में खड़ी शिप्स के ऑपरेटर्स टेंशन में थे। हर वक्त नया एस्टिमेट दिया जाता कि उनका नंबर कब आएगा, मगर जब हर दिन सिर्फ 24 शिप्स को अलो किया जाए तो बाकी को अल्टरनेटिव रूट्स ढूंढने पड़ते हैं। कुछ ने केप हॉर्न, साउथ अमेरिका के सॉदर्न टिप का रुख किया, मगर ये एक लंबा और महंगा रूट था। जब शिप्स को अल्टरनेटिव रूट्स लेने पड़ते हैं तो शिपिंग कॉस्ट आसमान छूने लगती हैं। फ्रेट रेट्स जो पहले स्टेबल थे अब उनमें 40 से 50% इजाफा हो गया। ये सिर्फ एक ट्रेड कंसर्न नहीं था, बल्कि इसका असर कंज्यूमर्स तक भी पहुंच रहा था। सुपरमार्केट्स और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में इंपोर्टेड माल की प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगी। कार मैन्युफैक्चरर जो डिफरेंट मुल्कों से पार्ट्स मंगाकर असेंबल करते हैं, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस भी स्लो हो गया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसका असर ऑयल और गैस शिपमेंट्स पर भी पड़ा। ये डिले सिर्फ एक कंट्री या कंपनी के लिए प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि यूरोप और एशिया की एनर्जी मार्केट्स पर इसका असर हुआ। गैस की सप्लाई डिले होने लगी और प्राइसेस बढ़ गई। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेकर जाने वाली शिप्स के लिए अल्टरनेटिव रूट्स लेना मुश्किल था, और इसका नतीजा ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस पर पड़ा। जापान, चाइना और साउथ कोरिया से यूएस और यूरोप तक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इंडस्ट्रियल मटेरियल्स की शिपमेंट में भी लेट डिलीवरीज होने लगी। इसके अलावा यूएस से 50% से ज्यादा एलपीजी एक्सपोर्ट्स पनामा कैनाल से गुजरती है, और जब ये डिले हो जाए तो इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड्स दोनों मुतासिर होते हैं। ऑटोमोबाइल कंपनीज जैसे कि टेस्ला और फोर्ड जो अपनी सप्लाई चेन्स को टाइम सेंसिटिव बेसिस पर मैनेज करती हैं, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस स्लो हो गया। बोइंग और दूसरी एरोस्पेस कंपनीज जो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम्स पर काम करती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इम्पैक्ट हुई। क्लाइमेट चेंज के सबब ड्राफ्ट्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं, और इस मसले का मुस्तकिल हल ढूंढना अब इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। पनामा कैनाल अथॉरिटी ने इस चैलेंज से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज का प्लान तैयार किया है। इन्हीं में सबसे अहम प्रोजेक्ट रियो इंडियो रिवर पर नया रिजर्वॉयर बनाने का है, जो फ्रेश वाटर सप्लाई में इजाफा करेगा। इसे 2030 तक मुकम्मल करने की उम्मीद है। साथ ही नए वाटर सेविंग लॉक्स डिजाइन किए जा रहे हैं जो कम पानी में भी काम कर सकें। पनामा कैनाल सिर्फ एक वाटर
वाटरवे नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड की एक लाइफलाइन है जो ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी का मरकज है। जब एक नेचुरल इवेंट इस पर असर डालता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक कंट्री तक महदूद नहीं रहता बल्कि पूरा ग्लोबल ट्रेड इससे हिल जाता है, क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेड का एक महवर है जो समुद्र में एक नया सफर लिखता है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस और बेटर प्लानिंग इस वक्त की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में पानामा कैनाल किसी भी नेचुरल क्राइसिस का बेहतरीन तौर पर सामना कर सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें।